गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्राजक्ता है और मैं लीड स्कूल में मार्केटिंग टीम में काम करती हूँ। लीड की तरफ से इस लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस फ्री वेबिनार सीरीज के द्वारा हम स्कूल ओनर्स और प्रिंसिपल्स को काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जानकारी देते हैं। हम दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्पीकर्स को इस मंच पे बुलाते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर सकें। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं श्री वैभव शुक्ला जी, जो लीड के एवीपी करिकुलम डेवलपमेंट के रोल में काम करते हैं। वैभव सर ने अपनी शिक्षा प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे से प्राप्त की है एवं उन्हें शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि है। वैभव सर एक मैराथन धावक होने के साथ साथ उत्कृष्ट फ्रिस्बी खिलाड़ी भी है। अपनी शिक्षा समाप्ति के पश्चात वैभव सर ने आईसीआईसीआई के साथ काम किया है और तत्पश्चात उन्होंने गुजरात के सूरत शहर में फाउंटेन हेड, जो कि एक आईबी स्कूल है, उसके साथ काम किया है एवं वे वही के एक सीबीएसई स्कूल के संस्थापक प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। वैभव सर ने आप सॉरी वैभव सर में आप विभिन्न शिक्षा प्रणालियों और दर्शन का गहन ज्ञान एवं समझ पाएंगे, जिसे उन्होंने भारत के शीर्ष 50 से अधिक स्कूलों की यात्राओं के दौरान वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करके विकसित किया है। मैं आशा करती हूँ कि ये वेबिनार आपको बेहद उपयोगी लगेगा। ओवर टू यू वैभव जी। थैंक यू प्राजक्ता मैम। बहुत अच्छे से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत ही क्रिस्पी बताया कि मेरा बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस क्या रहा है। और मैं उसके एक्सपीरियंस को आज सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। और जो मैंने अभी तक सीखा है अपनी स्कूल विजिट्स और स्कूल रन करने के कार्यकाल में, उस अनुभव से सबके क्वेश्चंस का जो है आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वेबिनार को बढ़ाते हैं आगे। अ, आज का वेबिनार का टॉपिक जैसे आप सबका है सामने देख सकते हैं और जानते हैं कि हमारे 10वीं के बोर्ड के परिणाम कैसे सुधारें, या मैं ये कैसे कहूँ कि कैसे उत्कृष्ट परिणाम हम हमारे 10वीं बोर्ड में ला सकें। और जो कुछ बातें मैं आज करने वाला हूँ वो सीबीएसई स्कूल हो या स्टेट बोर्ड स्कूल हो, सब में एक ही प्रकार से लागू होती हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कहीं कोई सा भी बोर्ड हो बदलती नहीं है। जो हैबिट्स हैं, जो रूटीन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए वो बदलते नहीं है, वो हर स्कूल में होने ही चाहिए। ठीक है। सो देखिए, सक्सेस आप सबको पता है कि सक्सेस इज इक्वल टू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अगर प्लानिंग नहीं है तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी, प्लानिंग है पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस के लिए प्लानिंग होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और फिर जब प्लानिंग हो जाए तो एग्जीक्यूशन, उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, स्कूल में चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, देखिए, आप सब स्कूल से रिलेटेड है तो आपका अपने स्कूल के बारे में एक विजन होगा, एक गोल होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा स्कूल मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे सिटी में, मेरे लोकेलिटी में सबसे अच्छा स्कूल होना चाहिए। अब सबसे अच्छा स्कूल पेरेंट्स के लिए क्या होता है? एक तो कि लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो खुशी खुशी आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो ये कुछ गोल्स होते हैं जो आप सब अपने लिए बनाते हैं कि इस मापदंडों पे मेरा स्कूल खरा उतरना चाहिए। तो उसमें से एक मापदंड जो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्कूल ओनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि 10वीं के बोर्ड में रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे या 12वीं के बोर्ड में रिजल्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मतलब स्कूल के टीचर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट बहुत अव्वल दर्जे के आ रहे हैं। है ना? तो आप सबका एक गोल होगा अपने स्कूल के बारे में। आज के वेबिनार के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूं, संदर्भ में बोलूं, कि हमारा गोल है कि हमारे बच्चे स्कूल में 10वीं में सारे के सारे बच्चे पास होने चाहिए, 100% रिजल्ट आना चाहिए। साथ में कुछ बच्चे हमारे टॉपर्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, 90% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। इस तरह के हमारे गोल्स होते हैं। नाउ इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक प्लान की आवश्यकता है, और जब प्लान बन जाए तो हमें उस प्लान के ऊपर एक्शन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और अगर हमने प्लान बना लिया, गोल निर्धारित कर लिया, उसके ऊपर एक्शन चालू कर दिया, तो सक्सेस स्वतः ही आएगी। आपको उसके लिए फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं, अल्टीमेट गोल किसी भी स्कूल का जिसके विद्यार्थी 10वीं का बोर्ड लिखते हो, ये है कि 100%
बच्चे पास होने चाहिए और 5% स्टूडेंट्स की 90% से ऊपर आने चाहिए, कम से कम ये सबका गोल होता है। इस चीज के लिए हम एक पोल रन करते हैं, देखते हैं कि जो मेरे को लगता है अल्टीमेट गोल क्या, वो आपका गोल है भी या नहीं। तो आपकी स्क्रीन पे एक पोल आएगा, उस पोल के माध्यम से आपको आंसर करना है कि आप जो गोल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए, क्या वो गोल्स आपके स्कूल के लिए भी हैं, आपके मन में भी सेम ही गोल्स हैं। मैंने लॉन्च किया था। गोल्स की स्क्रीन में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 100% बच्चे पास होने चाहिए और कम से कम 5% बच्चों के 90% से ऊपर आने चाहिए। क्विकली 30 सेकेंड्स में इस पोल का आंसर करेंगे हम लोग। ओके, आई थिंक काफी सारे लोग ने अपना पोल मेंशन किया है यहाँ पे, तो आई शेयर द रिजल्ट्स। स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखेगा। सो ऑलमोस्ट 88%, विच इज लाइक 90% पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि सेम रिजल्ट्स हैं, राइट। क्योंकि यही पेरेंट्स की अपेक्षा होती है, यही मैनेजमेंट की अपेक्षा होती है, कि हमारे पास सारे बच्चे पास हुए, साथ में कुछ पोस्टर बॉयज भी हमको मिलने चाहिए स्कूल के में। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम 10वीं की बात करें या किसी भी पाठ्यक्रम की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कोर्स प्लानिंग होना। तो जैसे कि साल का शुरुआत होता है तो टिपिकली मार्च के महीने में, अगर अप्रैल में आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो मार्च के महीने में टीचर्स बैठ के, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मिलके साल भर की प्लानिंग करते हैं, हाँ, जिसको हम कोर्स एनुअल प्लानिंग बोलते हैं। आज हम बोलेंगे, हम कोर्स प्लानिंग करेंगे कि भाई अगर मेरे को स्कूल कब चालू करना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने टेस्ट साल में होने चाहिए, कितनी बार होने चाहिए। साथ में मेरे पास अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होती है कक्षा में, हाँ। कुछ बहुत फास्ट लर्नर्स, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। तो इन बच्चों के लिए हमें क्या प्लान करना पड़ेगा, कब से प्लान करना पड़ेगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो ये सब हमारी साल की प्लानिंग में इसका समावेश किया जाता है। और ये प्लानिंग हमारे साल के स्टार्ट में ही निर्धारित हो जानी चाहिए। तो अगर आपने साल के स्टार्टिंग में मार्च के महीने में ही बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है, तो आपका एंटायर नेक्स्ट 8-9 मंथ्स है ना, बहुत स्मूथली चलेगा। आपको पहले से पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, कोई अचानक से सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे कि अच्छा अब तो ये गड़बड़ हो गई है, इसके लिए क्या करूं। या पेरेंट्स आके कुछ नहीं बोलेंगे कि आप हमारे बच्चे तो सीख ही नहीं पा रहे हैं, या मेरा बच्चा कुछ मुश्किल हो रही है, उसके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, इतने सारे टेस्ट हो गए। बहुत इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो हमको सुनने में मिलती है, वो नहीं सुनने को मिलेंगी, नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप ये है कि भाई हमें डिसाइड करना होता है कि स्कूल स्टार्ट कब होगा। तो अगर आपको 10वीं का सिलेबस कंप्लीट करना है टाइमली, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आपका स्कूल स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। जब आपने एक बार स्कूल स्टार्ट की डेट डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि भाई मुझे टीचिंग डेज कितने चाहिए। अगर मुझे अप्रैल में कोर्स चालू करना है और नवंबर के एंड या 15 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, जिससे मैं बाद में रिवीजन करा सकूं, 30-40 दिन प्री बोर्ड का एग्जाम ले सकूं, मॉक एग्जाम ले सकूं, तो मुझे कितने टीचिंग डेज चाहिए होंगे। जिसका मतलब है कि मुझे सैटरडे को स्कूल चालू रखना है, कितने दिन रखना है, अगर 5 डे का स्कूल है हाफ डे रखना है, कौन सी छुट्टी देनी है, कौन सी छुट्टी नहीं देनी है, 10वीं के बच्चों को ज्यादा दिन स्कूल बुलाना है, बाकी बच्चों को कम बुलाना है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। तो वो पहले से ही क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बोलते हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कोर्स चालू करेंगे, तो हम 30 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हमारा 10वीं का कोर्स खत्म भी कर देंगे, जिससे कि हमारे पास टाइम रहे रिवीजन के लिए। नाउ एक सवाल आप सबके लिए, कि अगर अप्रैल में कोर्स चालू करता हूँ और 30 नवंबर तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना है,
तो आपके हिसाब से कितने टीचिंग डेज होने चाहिए? हाँ, तो मिनिमम टीचिंग डेज कितने होने चाहिए स्कूल में, जिससे कि आप 10वीं बोर्ड का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाए? एक पोल आया है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप आंसर देंगे इसका तो बहुत अच्छा रहेगा। कि 100 दिन की पढ़ाई में कोर्स हो सकता है, अप्रैल से नवंबर के दौरान की बात कर रहा हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा है। तो 100, 130 दिन, 160 दिन या 200 दिन, कितने दिन आपको लगता है कि सफिशिएंट है कोर्स को खत्म करने के लिए? स्कूल कितने दिन कम से कम खुला होना चाहिए 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए? क्विकली 10 सेकेंड्स में प्लीज आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक काफी सारे लोग ने अपना जवाब बताया है। आई हम्म, विल शेयर द रिजल्ट्स। किसी ने 100 दिन, 130 दिन, 160, 200। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आंसर्स। हमारी गणना बताती है कि कम से कम 160 दिन होने चाहिए, जो कि मेजोरिटी ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किया है, जो कि करेक्ट है। कम से कम 160 दिन स्कूल चलना चाहिए अप्रैल से लेके नवंबर तक। 100 और 130 दिन काफी कम पड़ जाते हैं। अगर आप 200 दिन चला सकते हैं तब तो बहुत ही अमेजिंग है। कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत अच्छे उत्कृष्ट परिणाम अपने स्कूल से ला सकते हैं अगर आप इतने दिन स्कूल चलाने में सक्षम है। अब एक बार आपने अपने टीचिंग डेज निर्धारित कर लिए कि 160 दिन चलाना है, तो अगली स्टेप आती है कि यार मुझे हर सब्जेक्ट को कितने पीरियड्स देने हैं, वीक में हर सब्जेक्ट को कितने पीरियड देने चाहिए अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये कैलकुलेशन जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने सीबीएसई के करंट सिलेबस को देखते हुए लिखा है। जो करंट रैशनलाइज सिलेबस है उसको देखते हुए ये रिकमेंडेशन है कि मैथ्स के हफ्ते में 8 पीरियड होने चाहिए 40 मिनट के, साइंस के 8 पीरियड होने चाहिए 40 मिनट के, सोशल स्टडीज के भी 8 होने चाहिए। कहीं कहीं पे देखा जाता है कि सोशल स्टडीज को 6 या 7 पीरियड देते हैं, मैथ्स एंड साइंस को ज्यादा पीरियड देते हैं, बट सोशल स्टडीज भी बहुत सारे पीरियड उसको रिकमेंडेशंस होते हैं, क्योंकि उसमें बुक्स ज़्यादा है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। राइट, तो अगर इतना सारे चैप्टर्स हैं और कुछ सब कुछ जोड़ के ना 23 चैप्टर्स बनते हैं सोशल स्टडीज में, तो इतना बड़ा कोर्स खत्म करने के लिए हमें सोशल स्टडीज को भी बहुत पीरियड्स देने की आवश्यकता होती है। बहुत बार स्कूल्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सोशल स्टडीज को कम पीरियड देते हैं कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस। इंग्लिश एंड हिंदी को 7-7 पीरियड की जरूरत रहती है हफ्ते में। और बाकी आप कंप्यूटर, आर्ट, स्पोर्ट्स, लैब एक्टिविटी, इन सब के हफ्ते के 12 पीरियड रह जाते हैं। तो कुल मिला के 40 पीरियड कम से कम होने चाहिए और हर एक पीरियड 40 मिनट का होना चाहिए। तो अगर आपने ये एक सेटअप बना लिया है अपने कैलेंडर में, डेली शेड्यूल में कि मुझे 40 मिनट के पीरियड रन करने हैं, हफ्ते में इतने पीरियड हर सब्जेक्ट को देने, तो आपका एक मेजर प्लानिंग का काम पूरा हो जाता है। इससे आपको पता भी चल जाएगा आपके कौन से टीचर फ्री हैं, कितना फ्री हैं, उनको और क्या क्या ड्यूटीज एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आप 10th बोर्ड के लिए या 12th बोर्ड जो भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से टीचर्स का एलोकेशन करें, उनके वर्कलोड को एलोकेट करें। उसके बाद बाकी 8th 9th 6th 7th के पीरियड्स एलोकेट करें। आगे बढ़ते हैं। अगर देखें कि हर सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, कि मैथ्स को कितने टीचिंग पीरियड्स लगेंगे, साइंस को कितने टीचिंग पीरियड्स लगेंगे, सोशल स्टडीज को कितने टीचिंग पीरियड्स लगेंगे, इंग्लिश को कितने लगेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैथ्स का पाठ्यक्रम अगर अच्छे से कंप्लीट करना है तो 160 से 180 पीरियड्स में मैथ्स का पाठ्यक्रम आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम कह रहे हैं जब रिड्यूस्ड सिलेबस है, रैशनलाइज सिलेबस है, कटा हुआ सिलेबस जो हम फॉलो कर रहे हैं आजकल। साइंस भी मैथ जितने 160 से 180 दिन में अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। सोशल स्टडीज अगर आप देखें
तो उधर 190 से 210 दिन की जरूरत है। और उसका खास कारण ये है कि सोशल स्टडीज में सीबीएसई ने सिलेबस में बहुत कम कटौती की है, बहुत ही कम कटौती की है। तो वो सिलेबस ऐसा लगता है कि जस का तसी है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है खास। इंग्लिश में बहुत सारी कटौती की है, जिसके कारण से इंग्लिश 140 से 160 पीरियड में खत्म हो सकता है, और साथ में हिंदी भी सेम पीरियड्स में ही फिनिश हम कर सकते हैं। नहीं, तो अगर आपको लिखना है तो ये चीज लिख लीजिए। बहुत ही दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि नंबर ऑफ टीचिंग डेज, और पीछे वाली स्लाइड में जैसे मैं बताया कि हर सब्जेक्ट को कितने पीरियड्स देने चाहिए, एंड उसके बाद अप्रैल से लेकर नवंबर तक इन सब्जेक्ट्स को कितने पीरियड्स हमें दे देने चाहिए, जिससे कि कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 पैरामीटर्स हैं जो प्लानिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। अब अगर हम बात करें कि मंथली माइलस्टोन्स की, ये आपने मोटा प्लानिंग कर लिया। नेक्स्ट प्लानिंग है कि अच्छा, कोर्स कब चालू हो रहा है, हमारे टेस्ट कब कब हो रहे हैं, हाफ ईयरली कब हो रहे हैं, रिवीजन कब हो रहा है, प्री बोर्ड या मॉक एग्जाम्स कब हो रहे हैं। तो अगर उसकी हम देखें कि किस मंथ पे क्या होना चाहिए, तो अप्रैल के महीने में आप कोर्स चालू करेंगे। और जब आप कोर्स चालू करेंगे तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक छोटे से रिवीजन के साथ चालू करें। जो भी बच्चों ने अभी तक इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी हैं पिछली 2-3 क्लासेस में, जो कि 10वीं कक्षा में यूज होती हैं, उसका एक 7 से 10 दिन का ब्रिज कोर्स या रिवीजन कोर्स करके हमें 10th के कोर्स को चालू करना चाहिए। एक बार पुरानी नॉलेज को हम अगर रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो जो भी नई नॉलेज हमें गेन करनी है ना, वो बहुत आसानी से हो जाती है। क्योंकि बच्चों को पुरानी चीजों से जोड़ के पढ़ना आसान हो जाता है कि अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था, इतना तो हमें पहले से ही आता है, उसके ऊपर थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। तो वो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। हम्म। फिर उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप जून जुलाई में एक यूनिट टेस्ट, जिसको कुछ स्कूल्स बोलते हैं, सीबीएसई उसको पीरियोडिक टेस्ट बोलता है, तो एक पीरियोडिक टेस्ट आपका जून से जुलाई में हो जाना चाहिए। और अगला पीरियोडिक टेस्ट आपका अगस्त में, जो कि 45 दिन बाद अगला पीरियोडिक टेस्ट हो जाना चाहिए, जिसको हम पीरियोडिक टेस्ट 2 कह रहे हैं यहाँ पे। फिर सितंबर अक्टूबर में आपका कुछ हाफ ईयरली एग्जाम होना चाहिए, जिसको हम मिडिल ऑफ द ईयर एग्जाम बोलते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं। और जब हाफ ईयरली हो जाए, तो नवंबर के मध्य में आपका एक पीरियोडिक टेस्ट फ्री होना चाहिए। और साथ में नवंबर के एंड में आपका सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाना चाहिए। दिसंबर जनवरी आप फुल स्केल रिवीजन करेंगे, और मिड ऑफ जनवरी टू फेब आप अपने मॉक एग्जाम्स या प्री बोर्ड एग्जाम करेंगे। तो देखा जाए तो करीब करीब हर 45 दिन पे एक मेजर टेस्ट या बड़ा टेस्ट स्कूल में आयोजित किया जाना चाहिए, जो कि 4 चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, अ, और या 6 चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, या फिर हाफ ईयरली सिलेबस हो सकता है, इसमें 6 से ज्यादा चैप्टर्स टेस्ट कर रहे हैं। तो एवरी 45 डेज एक टेस्टिंग रूटीन स्कूल में होना बहुत जरूरी है, जिसमें मैं चैप्टर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीचर्स टिपिकली लेते ही हैं। एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद एक टेस्ट लिया, वो ज्यादातर टीचर्स करते रहते हैं। पर उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि हम चैप्टर्स क्लब करके टेस्ट भी लेते रहें। इससे क्या होता है, बच्चों का रिवीजन का एक रूटीन बना रहता है। उनको 3-4 चैप्टर पढ़ के एक साथ टेस्ट देने की आदत बनती है। क्योंकि बोर्ड में तो आप जानते हैं कि पूरा सिलेबस एक साथ पूछा जाता है। तो इसलिए शुरुआत से ही धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टेप्स में सिलेबस ऐड ऑन करके टेस्ट देने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम तक आने तक बिल्कुल उनकी तैयारी पुख्ता हो जाए। सो टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एंड यू विल लर्न एंड फाइंड सॉल्यूशंस इन वे यू नेवर इमेजिन, राइट। तो जब बच्चे टेस्ट देते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं। हाँ, तो वो गलतियां जरूरी है कि वो 5-6 बार स्कूल के अंदर कर लें, और बोर्ड एग्जाम के दिन पे नहीं करें। तो इसलिए वो टेस्टिंग की प्रैक्टिस बनाना, एक माइंडसेट, एक टेम्परामेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। और वो तभी बन सकता है अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग रूटीन स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है, एंड फॉर विच यू ऑलरेडी नीड टू प्लान इन एडवांस।
और जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि किस महीने में करना है, ये आपको पेरेंट्स के साथ बच्चों को इमीडिएटली शेयर कर देना चाहिए साल के बिगनिंग में कि सिलेबस अभी चालू होगा, सिलेबस खत्म तब होगा, इन महीने में ये वाले टेस्ट होंगे, इन टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस आएगा, वो सब चीजें हमें एडवांस में प्लान करके स्कूल बच्चों के साथ शेयर कर देना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी पता रहेगा कि इस तारीख तक इतना सिलेबस मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है। हाँ, तो वो भी अपनी पेस, अपनी छुट्टियां, अपने कार्य करने का तरीका सब उसी के हिसाब से पहले से एडजस्ट करके रखेंगे। अगर आपने उनको टारगेट दे दिया है कि जून के मिड तक आपके पहले 4 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि उस टाइम पे मैंने टेस्ट रखा है, तो टीचर जी जान से मेहनत करके अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके तैयार रहेगा टेस्ट के लिए। कई बार क्या होता है, हम टेस्ट है ना बाद में सोचते हैं कि अच्छा टेस्ट की डेट तो है, अब मैं बात करता हूँ टीचर से कि कितना सिलेबस हो गया है, मैं उसको टेस्ट में पूछूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टेस्ट की डेट और उसका सिलेबस पहले से निर्धारित करके रखना चाहिए। और फिर सिलेबस में थोड़ा सा आगे पीछे है तो एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से उस सिलेबस को कंप्लीट करा लेना चाहिए। सो अगर मैं समराइज करूं टेस्टिंग और रिवीजन के बारे में, तो और जो स्कूल शुरुआत में क्या करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले ब्रिज कोर्स होना चाहिए जो कि 7 से 8 दिन 7 से 10 दिन हो, जिसपे हमने जो भी पुरानी चीजें पढ़ी हैं 7th 8th 9th में उसको अच्छे से रिवाइज करके हम जो भी त्रुटियां हैं बच्चे की मिसअंडरस्टैंडिंग में उसको क्लियर करके फिर हम ग्रेड 10 का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद चैप्टर लेवल टेस्ट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ आप चैप्टर का टेस्ट लीजिए, चैप्टर के टेस्ट के साथ डिस्कशन करिए कि कौन सा सवाल टफ था, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था। जब पेपर एक बार डिस्कस हो जाए, टीचर ने पेपर चेक कर लिए हैं, तो उसके बेसिस पे हमें रेमिडिएशन करना चाहिए, या फिर हम बोलते हैं कि जो चीज बच्चों ने ज्यादातर बच्चों ने क्लास में गलत किया है उसको क्विकली हमें रीटीच करके उनको वापस से समझाना चाहिए। राइट। तो जब चैप्टर टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको पीरियोडिक टेस्ट करने होते हैं कि 2 या 3 चैप्टर खत्म हो गए, अब मैं एक पीरियोडिक टेस्ट कर लेता हूँ। जब आप पीरियोडिक टेस्ट कर लेंगे तो उसका भी डिस्कशन होना जरूरी है, उसके साथ भी रेमिडिएशन होना जरूरी है। जब आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, पीरियोडिक टेस्ट 1 एंड पीरियोडिक टेस्ट 2, उसके बाद आप एक छोटा सा रिवीजन करें जिसमें आपने जो भी अभी तक 5 6 चैप्टर पढ़ाए हैं अगस्त के एंड तक, उसका रिवीजन करके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कराएं बच्चों के साथ। जब हाफ ईयरली हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड पीरियोडिक टेस्ट रखेंगे जो कि होता है नवंबर के महीने में। और जब पीरियड टेस्ट हो जाएगा तो वी विल डू आवर फुल स्केल रिवीजन। और ये रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन वी विल डू विद रिवीजन वर्कशीट्स। और उन रिवीजन वर्कशीट्स में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट्स, जो कि इतने साल से बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, या सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया होता है बोर्ड ने कुछ दिन पहले, हाँ उसके आधार पे हम एक्स्ट्रा सवाल डाल के बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। एंड देन फाइनली आपके 3 प्री बोर्ड हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको 3 प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में करने चाहिए। ज्यादातर स्कूल 1 या 2 ही करते हैं, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आपको 3 प्री बोर्ड करना चाहिए। और इसका लॉजिक क्या है, उसका आधार क्या है, वो मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स कराना। सो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उसको डिस्कस करिए और उसके बेसिस पे रेमीडिएट करें। स्कूल्स में प्रॉब्लम क्या होती है अधिकतर स्कूलों में कि टेस्ट तो कर लिया, टेस्ट के बेसिस पे टीचर के पास ज्यादातर टाइम नहीं मिलता है कि वो डिस्कस कर पाए, क्योंकि जैसे ही टेस्ट होता है कॉपी चेक होती है, स्कूल्स को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और टीचर अगला चैप्टर पढ़ाना चालू कर देता है। बट टेस्ट पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे रेमिडिएशन करना बहुत जरूरी है। रेमिडिएशन मतलब जो भी ज्यादातर दिक्कतें हमें दिखी, बहुत सारे प्रश्न जो बच्चों ने गलत किए उनको रीटीच करके वापस से समझाना,
वो बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर आप उसके बेसिस पे डिस्कशन एंड रेमिडिएशन नहीं कर रहे हैं। वरना तो वो सिर्फ यही हो गया कि बच्चे के 20 में से 12 नंबर आए, बट उस 12 नंबर में का क्या करना है, या 8 नंबर जो नहीं आए उसका क्या करना है, वो बहुत सारी जगह फेल हो जाता है, नहीं डिस्कस करते लोग। तो टेस्टिंग तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप उसके बेसिस पे डिस्कशन एंड रेमिडिएशन करेंगे। इसका एक अगर साधारण सा एग्जांपल बताऊं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको छुआ और उसने बता दिया कि आपको बुखार आया है, और आपको घर भेज दिया बिना दवाई दिए, राइट। तो स्कूल में भी ज्यादातर गड़बड़ यही हो जाती है कि हम टेस्ट तो करते हैं, बच्चे को बता दिए तुम्हारे 20 में से 15 नंबर आए, 18 नंबर आए, पर जो चीज ठीक करनी है उसका हमने ज्यादा डिस्कशन किया नहीं। तो जो दवाई देनी होती है, जो डोज देनी चाहिए, वो मिस हो जाती है। इस तरह से जब हम फुल स्केल रिवीजन की बात करें, जो कि दिसंबर और जनवरी में हम लोग करते हैं, इसके लिए स्पेशल रिवीजन वर्कशीट्स होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर में आए हैं, एंड जो करंट सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने रिलीज किया है उसके जैसे सवाल, उसी के लेवल के, उसी के रिगर के, उसके पैटर्न के बच्चों को प्रैक्टिस कराने चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग रूटीन का फायदा क्या है। हम्म, कि एक तो रेगुलर रिवीजन होता है। अगर आप चैप्टर टेस्ट कर रहे हैं, फिर पीरियोडिक टेस्ट कर रहे हैं, तो बार बार चैप्टर का दोहराव होता रहेगा, बच्चे याद करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। और जब टेस्ट होता है तो बच्चों में एक हैबिट हो जाती है स्टडी एंड रिवाइज करने की। आप देखेंगे बच्चे रिवाइज तब तक नहीं करते जब तक आप टेस्ट अनाउंस नहीं करते। वो होमवर्क करेंगे या करंट जो चैप्टर चल रहा है सिर्फ उसी पे लगे रहेंगे। तो पुराने चैप्टर का रिवीजन बच्चे बहुत देर तक मिस करते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जब तक हाफ ईयरली एग्जाम नहीं आता तब तक पुराने चैप्टर्स को रिवाइज ही नहीं करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि टेस्ट हम अनाउंस करके पहले से रखेंगे तो बच्चे रिवीजन करते रहेंगे। इट बिल्ड्स माइंडसेट एंड टेम्परामेंट टू राइट एग्जाम। एग्जाम में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठना भी धीरे धीरे डेवलप होता है बच्चों में। ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे एक ही बार में 3 घंटा बैठ जाएंगे या 2 घंटा बैठ जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, कुछ ही बच्चे ऐसा कर पाते हैं। तो जब आप रेगुलरली टेस्ट करते हैं स्कूल में, तो वो एक हैबिट, माइंडसेट, टेम्परामेंट बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। हम्म। और जब एग्जाम देते हैं तो हम मिस्टेक्स भी करते हैं, और ये एग्जाम्स हमारे को मिस्टेक से सीखने का एक जरिया बनते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले पिक करके सॉल्व करने हैं, किनको स्किप करना है। बच्चों में जैसे बहुत स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो कई बार लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं, जिसके कारण पे वो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइट। सो ये सब चीजें जो खामियां बच्चों में होती हैं वो धीरे 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 दूर हो जाती हैं अगर आप रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं एग्जाम से। नाउ लुकिंग एट द नंबर्स। तो जो मैंने आपको पीछे टेस्टिंग रूटीन बताया है कि आप चैप्टर टेस्ट करें, आप पीरियोडिक टेस्ट करें 2-3 साल में, एक हाफ ईयरली एग्जाम करें, तो इससे क्या होता है कि 90% ऑफ द चैप्टर्स बच्चे कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे। और वो भी कब? किससे पहले? जिससे पहले कि वो प्री बोर्ड या मॉक एग्जाम्स लिखें। तो मॉक एग्जाम्स या प्री बोर्ड लिखने से पहले बच्चे के हर चैप्टर 2 से 3 बार रिवाइज हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? पहले वो चैप्टर टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करेंगे, फिर पीरियोडिक टेस्ट करेंगे, और फिर हाफ ईयरली एग्जाम लिखेंगे, नहीं? तो कुछ भी करके मिनिमम 2 बार तो बच्चे का रिवीजन हो ही रहा है। और 60% चैप्टर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे मॉक या प्री बोर्ड लिखने से पहले। देखिए ब्यूटी, अगर इतनी बार रिवीजन हो गया है तो क्या बच्चा चीजें भूलेगा? बहुत मुश्किल है। एंड सबसे नोटवर्दी चीज कि 100% चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं 5 टाइम्स बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले। अमेजिंग। सो हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन ऑफ टेस्टिंग
रियली इंश्योर्स कि बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, टीचर उनको फीडबैक दे रही है, आपको भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छे से कि किस बच्चे को किस तरह का सपोर्ट चाहिए, कब वो सपोर्ट देना है, किस तरह से वो सपोर्ट देना है बच्चे को, मेंटली देना है, स्ट्रैटेजिकली उनको चीजें कराने के लिए देना है, या कोई चीज रिवाइज करा के वापस पढ़ाने के लिए देना है। तो ये सारी चीजें आप इन टेस्टिंग रूटीन के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ये ब्लू बॉक्स में देखें जो कि येलो में लिखा हुआ है, रिसर्च कहती है कि दिमाग को, ब्रेन को कोई भी चीज याद रखने के लिए, रजिस्टर करने के लिए कम से कम 5 रिपीटेशन की जरूरत होती है। सो कोई भी चीज जो कि नोट वर्ती हो, याद रखने लायक, उसके 5 रिपीटेशन होना जरूरी है। इसलिए अगर आप देखें बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे, प्राइमरी ग्रेड्स में, टीचर बोलती थी 5 बार स्पेलिंग लिख के लाओ, यही क्वेश्चन, ये लाइन 5 बार लिख के आओ। तो वो 5 नंबर का बड़ा सिग्निफिकेंस है कि वो 5 ही क्यों था, 2 क्यों नहीं था, 3 क्यों नहीं था। हाँ, तो मिनिमम 5 रिपीटेशन अगर किसी भी चीज के होंगे तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से बस जाएगी, राइट। सो दैट इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग रूटीन डज। आपका हर प्रकार के बच्चे, स्लो लर्नर्स हो, एवरेज बच्चे हो, बहुत ही ब्राइट बच्चे हो, सबके लिए 5 बार का रेपिटेशन एक टेस्टिंग रूटीन में फिट होके पढ़ाई करने का सबको बेनिफिट करता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ कमिंग टू अलग अलग प्रकार के बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए स्कूल में। सवाल भी था कि स्लो लर्नर्स के लिए क्या किया जाए, ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए जो कि एकेडमिकली ज़्यादा ब्राइट है उनके लिए क्या किया जाए। तो किसी भी स्कूल में देखें 10% बच्चे स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 3 4 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है पढ़ाई करने में। और उसी तरह से 7 8 के आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एकेडमिकली बहुत ब्राइट होते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है हाई स्कोर करने का। एंड देन आपकी रिमेनिंग क्लास होती है जो कि 50 to 75% की रेंज में होती है। कि इनके इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, कुछ करो नहीं करो ये लोग इतना तो ले ही आएंगे। और ये बच्चे अपने स्कोर्स कैसे इंप्रूव करते हैं एवरेज वाले, जब ये एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स वाली बच्चों के साथ थोड़ा पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ाई स्लो लर्नर्स के साथ काम करते हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगता है। बिकॉज वो कुछ चीजें इन बच्चों से सीखते हैं, कुछ चीजें इन बच्चों से सीखते हैं, एंड दे कंटिन्यू टू राइज अप। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि स्लो लर्नर्स के लिए क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे 10% बच्चे हैं, जो इंश्योर कराएंगे कि हमारा 100% रिजल्ट आए स्कूल में, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कंसर्न ये रहता है कि इस बच्चे को सर कैसे पास कराएं, इसको तो अभी मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होती है, या इसकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी कमजोर हैं। ऐसे बच्चे हमारे पास होते हैं। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, हर तरह के बच्चे को डेडिकेटेड हेल्प और सपोर्ट के थ्रू आराम से बोर्ड के एग्जाम में पास कराया जा सकता है। और एक बार वो बच्चे 10वीं का बोर्ड क्लियर कर जाते हैं, वो अपने मन के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उनको लगता है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं रहता। फिर वो बच्चे का करियर प्रोग्रेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। वो 10वीं का एग्जाम क्लियर करना उनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट चूज करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। सबको साइंस मैथ्स तो करनी है, हाँ सोशल स्टडीज भी पढ़नी है, इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है। मतलब लैंग्वेजेस में ऑप्शंस रहते हैं, मैथ्स में मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड का ऑप्शन रहता है। बट लार्जली पढ़ना तो 5 सब्जेक्ट सभी को पढ़ते हैं, वो फिक्स वाले, राइट। तो इन बच्चों के लिए क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इनको पहले से आइडेंटिफाई कर लें स्टार्ट ऑफ द ईयर में कि यार ये 5 बच्चे हैं जो मुझे हिस्टोरिकली पता है मेरे स्कूल में कि इनको पढ़ाई में दिक्कत रहती है। ये जानकारी शुरू में ही रखना और इसके बारे में विचार करके रखना इम्पोर्टेंट है। और इन लोगों के लिए आप डे 1 से रेमेडियल प्लान बना लीजिए कि जैसे ही स्कूल चालू होगा मैं इनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 पीरियड एक्स्ट्रा दूंगा इन बच्चों के लिए, जिससे कि मैं इनकी बेसिक्स ऑफ मैथ्स की एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक्स और वाई के सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते हैं, साइंस को कैसे चेंज करते हैं।
तो कुछ बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसमें इनकी मास्टरी करा देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी वर्कशीट देके। और ये पीरियड कहाँ से आने चाहिए, 3 एक्स्ट्रा पीरियड। तो 3 एक्स्ट्रा पीरियड इनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी पीरियड्स, या सैटरडेज को इनको एक्स्ट्रा रोका जा सकता है या एक्स्ट्रा बुलाया जा सकता है, या स्कूल के बाद 1 घंटे के लिए इनको एक्स्ट्रा रोका जा सकता है। तो इसके थ्रू इनको आप एक डेडिकेटेड स्पेशल रेमिडियल प्लान, आप इनको 3 पीरियड का एक्स्ट्रा देंगे। तो सारी चीजें ये स्कूल में बाकी बच्चों के साथ सीखेंगे रेगुलर क्लास में, उसके एडिशन में कुछ 3 से 4 पीरियड्स पर वीक हम इनको एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे देंगे। और ये टिपिकली एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स की होंगी और राइटिंग की होंगी, कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स डेवलप करें जिससे कि वो हिंदी, सोशल स्टडीज और इंग्लिश में अच्छे से लिखना सीखें। इन बच्चों के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं, माइंड मैप में कैसे कीवर्ड्स के थ्रू हम आंसर लिख सकते हैं, जो कि साइंस एंड एसएसटी में बहुत ही उपयोगी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, बोर्ड में सवाल आता है, राइट। तो सबसे पहले हार्ट से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स मेरे में दिमाग में आते हैं वो मैं लिख सकता हूँ। आर्टरी, वेन्स, एओरोटा, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में रजिस्टर हैं। मुझे अभी ये नहीं पता कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, एओरोटा क्या करता है, आर्टरी क्या करती है, अभी मैं नहीं सोच रहा। आई एम जस्ट लुक थिंकिंग अबाउट द कीवर्ड्स आई रिमेम्बर। हाँ, वो मैं लिख लेता हूँ। तो एक बार मैंने जब कीवर्ड्स लिख लिए तो मैं उन कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा सोचूंगा, अच्छा आरटी का क्या रोल है, क्या मैं रिकॉल कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेथड में मैं वर्किंग ऑफ अ हार्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। और बोर्ड्स में आपको पता होगा कि ज्यादातर कि कीवर्ड्स जो यूज होते हैं उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कितना है उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं साइंस में और सोशल स्टडीज में भी, दोनों जगह। बट आपके सेंटेंस में करेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी है या नहीं उसके मार्क्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ आर्टरी ब्लड कैरी करती है बॉडी टू दी हार्ट, उसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो सेंटेंस सही है तो। हम्म? और उसमें ग्रामेटिकल एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स और स्मॉल सेंटेंसेस के थ्रू कैसे मार्क्स लाए जा सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और वो धीरे धीरे बच्चों में विकसित की जा सकती है। हम्म? साथ में इनको किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं वो बहुत जरूरी है, कि इनको आप लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। आप इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि बोर्ड का 60% पेपर तो लॉट्स एंड मॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर। तो हमको अगर हमने इसको मजबूती से करा दिया, राइट, तो 60% में से अगर बच्चा कम से कम 50% भी सही कर ले तो 30% मार्क्स तो उसके निर्धारित है, मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम। ऐसा करके बच्चा पास हो जाएगा आपका, राइट। तो अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से कर लिया साल भर, तो बच्चा बहुत आसानी से पास हो जाएगा। साथ में कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, बट उसको स्टार्टिंग में फोकस नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा फोकस लगता है कि बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है या पूरी क्लास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रही है, और हम उसी के ऊपर फोकस करते रह जाते हैं। बल्कि कुछ सेट ऑफ बच्चों के लिए हमें लॉट्स एंड मॉट्स पे ही फोकस रखना चाहिए। हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पे हमें लेटर स्टेज पे उनके साथ काम करना चाहिए। लास्ट है कि उनके लिए लेस इज मोर, मतलब कम क्वेश्चन दो पर उनको अच्छे से कराओ और बार बार रिपीट कराओ। हाँ, वैरायटी के चक्कर में हमें उनके साथ नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, आइडेंटिफाई सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में बार बार आते हैं, उनके लेवल के हैं, और उसी के वैल्यू बदल बदल के हमें उनसे प्रैक्टिस कराते रहना चाहिए। और एज आई सेड अर्लियर कि रेमिडिएशन बहुत ही जरूरी चीज है। चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर का टेस्ट लिया और उस टेस्ट के बेसिस पे एक बार रेमिडिएशन कराना बहुत जरूरी रहता है। तो अगर हमने ये चीजें की बच्चों के लिए स्टार्टिंग से ही, तो आपके जितने भी स्लो लर्नर्स है वो डेफिनेटली फैंटास्टिक रिजल्ट्स लाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये प्रोग्राम मैंने ना 2 से 3 स्कूल में जब मैं प्रिंसिपल था वहाँ पे लागू कराए थे, अलग अलग जगह पे। और ये बच्चे जो कि पास होने के लिए मुश्किल हो रही थी, 33% लोग बोलते थे नहीं ला पाएंगे,
उनके 50 to 60% मार्क्स आए हैं बोर्ड में, राइट। सो ट्राई टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है, आप स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। हम्म, फिर वैभव सर, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग चैट में, ये लॉट्स और मॉड्स क्या होता है? सो अगर आप वापस एक बार बता सके ओके तो। ओके सर, लॉट्स होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, मॉड्स होता है मिडिल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर, एंड हॉट्स होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। सो लॉट्स क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, थोड़े से मेमोरी की याददाश्त के बेसिस पे या याद रख के रट्टा मार के आप आंसर कर सकते हैं। हाँ, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी समझबूझ की जरूरत है, उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स एक मिक्स होते हैं, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उनको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं। और बोर्ड जब पेपर रिलीज करता है तो बताता है कि कितने प्रतिशत क्वेश्चन लॉट्स की कैटेगरी के होंगे, कितने क्वेश्चन मॉड्स की कैटेगरी के होंगे, और कितने क्वेश्चन हॉट्स की कैटेगरी के होंगे, राइट। और वो सीबीएसई बोर्ड हर सब्जेक्ट के लिए ये ब्रेकअप सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे देता है कि लॉट्स मॉड्स हॉट्स क्या होंगे। तो एज आई सेड कि लॉट्स एंड मॉड्स 60% ऑफ द पेपर होता है, किसी भी बोर्ड पेपर को देख लें। और जो हॉट्स होगा वो 30 से 40% के आसपास होगा। ठीक है, ये आंसर गया। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो चैट बॉक्स में प्लीज लिख देंगे कि आ गया, वरना मैं इसको वापस आगे सेशन में कवर करता हूँ। तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैथ्स में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या डेटा दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, इस चीज को भी क्वेश्चन में से देख के आंसर शीट पे लिखने के नंबर होते हैं। तो हमको बच्चों को वो प्रैक्टिस कराना चाहिए कि अच्छा आप सवाल को देखो, सवाल क्या पूछता है और सवाल में क्या डेटा दिया हुआ है। हाँ, तो हम बोलते हैं गिवन एंड टू प्रूव और टू फाइंड, ये कैसे समझ के लिखता है। तो इसी से बच्चा आधा नंबर तो क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, इतना लिखने के नंबर मिलते हैं। और आगे के स्टेप्स जो होते हैं कि अच्छा मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो क्या मुझे पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है, a² + b² = c²। तो मैंने अगर फॉर्मूला लिख दिया तो मुझे उसके आधे नंबर और मिल जाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी होती है और वैल्यूज डाल के सॉल्व करना होता है, जहां पे बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं। बट पहले 2 स्टेप्स बच्चों के लिए करना बहुत ही आसान होता है और वो प्रैक्टिस से आ जाता है। तो अगर कोई भी 3 या 4 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर तो हर बच्चा लाएगा ही लाएगा, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है 1 नंबर लाने में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके राइट वैल्यू डालना और सॉल्व करना रिमेनिंग 2 नंबर होते हैं। हम्म, अगर मेरे को क्वेश्चन देख के उससे रिलेटेड फिगर बनाना आ गया तो उसके भी नंबर होते हैं। क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसको अच्छे से लिखना और उसमें एडिशनल 1-2 इंफॉर्मेशन ऐड करना, उसके भी नंबर होते हैं, राइट। तो हर मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप जीरो कभी नहीं ला सकते। अगर आपने बच्चे को यही सिखा दिया ना, तो 35 क्वेश्चन आते हैं आजकल साइंस मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में। तो 35 में से 10 जगह भी आपने अगर फॉर्मूला और डायग्राम और गिवन इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर दी तो एक एक नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो 10 नंबर तो बहुत आसान है बटोरने के लिए। सिमिलरली साइंस में जैसे मैंने पहले बोला कि माइंड मैप्स यूज करना, डायग्राम बनाना, गिवन डेटा न्यूमेरिकल है तो और उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखना, इन सब छोटी छोटी चीजों से ना बूंद बूंद से एक स्लो लर्नर अपना नंबर का घड़ा भर सकता है और बहुत ही आसानी से पास हो सकता है। सेम सोशल स्टडीज में हिंदी और इंग्लिश में बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कर पाना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे को अपने विचार लिखने होते हैं, उसको कोई भी चीज याद करके नहीं लिखनी होती है, राइट। तो जब आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, लेटर चालू कैसे करते हैं, संबोधित कैसे करते हैं, डियर सर, एंड कैसे करते हैं, थैंक यू, योर सिंसियरली। हाँ, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उस फॉर्मेट्स के मार्क्स होते हैं, ये चीजें सिखा देना। हाँ, स्टोरी राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, बीच में क्या लिखना चाहिए, एंड में कैसे करना चाहिए,
वो चीजें बहुत आसान होती है करने के लिए, और बाय प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बच्चे मास्टर कर सकते हैं। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक चीज होती है जिसमें पैसेज दिया होता है और पैसेज के आधार पे सवाल आंसर करने होते हैं। उसकी प्रैक्टिस से भी बहुत आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आजकल 10 नंबर का आता है पेपर में, कम से कम 10 नंबर का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपने 10 नंबर जुगाड़ लिए, क्रिएटिव राइटिंग करके आपने 10-12 नंबर जुगाड़ लिए, तो 20-22 नंबर तो कहीं नहीं जाते। और फिर कुछ नंबर आप अपने लिटरेचर और ग्रामर के थ्रू बटोर लेंगे। तो बच्चों को पास कराना स्ट्रैटेजिकली बोले तो बहुत आसान है। नाउ अगली चीज है कि टॉप 10% बच्चों के साथ क्या करना चाहिए हमको। आई जस्ट हैव अ लुक एट माय वॉच। ओके, आई हैव अनदर 15 मिनट्स विद यू। सो टॉप 10% बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उनको भी जल्दी से आइडेंटिफाई करें। और उनकी प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। और इनके लिए मिडिल ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द पेपर होता है। सो 30% लोअर ऑर्डर होता है, 40% मिडिल ऑर्डर होता है, और अनदर 30-40% हायर ऑर्डर होता है। तो करीब 70% मार्क्स इन बच्चों के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं मिडिल ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में। और जो सिंपल लोअर ऑर्डर होते हैं वो बच्चे स्वतः ही कर लेते हैं, उनके लिए उनको कुछ स्पेशल प्रैक्टिस की जरूरत होती नहीं है, राइट। साथ में आ, ये बच्चे से हमारी उम्मीद है कि यार ये बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लाएंगे, 100% भी लाएंगे मैथ्स एंड साइंस में, कुछ ऐसी उम्मीदें हमारी रहती है। तो अगर एक चैप्टर में महारत हासिल करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे को 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने चाहिए, राइट। और वो एज टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को वो राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस उपलब्ध कराएं। सीबी एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो चैप्टर के पीछे 35 से 40 सवाल रहते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं रहते बच्चों को मास्टरी कराने के लिए, राइट। वो सिर्फ एक दिशा दिखाने के लिए काफी है कि ऐसा सवाल आ सकता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस तो आपको 200-250 सवाल उसी प्रकार के अलग अलग फॉर्म में लगाने से ही आएगी। हम्म। तो ये हो गया प्रैक्टिस कराने के लिए क्या करना चाहिए। साथ में एक अच्छी चीज और करनी चाहिए जिससे कि बाकी स्लो लर्नर्स का भी फायदा होता है, कि कई बार कुछ पेयरिंग करनी चाहिए, कि एक वीक बच्चा और एक ब्राइट बच्चा को एक साथ बैठाओ टेबल पे एंड मेक देम पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। और हर महीने मतलब इसी तरह से पेयरिंग करके रखें। तो जो क्या होता है, जो बच्चा स्मार्ट है जब वो वीक बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी खुद की नॉलेज एनहांस होती है। और जब वीक बच्चा अपने दोस्त से सीखता है तो उसको सीखना आसान लगता है। रिसर्च बताती है कि बच्चे पीयर ग्रुप में, मतलब अपनी समान एज के लोगों से ज्यादा अच्छा समझते हैं, उनको उनकी बात ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो इस पेयरिंग से क्या होता है, जो वीक बच्चा है उसको अपनी भाषा में अपने दोस्त से समझ में आ जाता है, और दोस्त से पूछने में हिचक भी कम होती है। टीचर से पूछने में बच्चों को हिचक थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो बैरियर भी टूट जाता है, और जो स्मार्ट बच्चा है वो पढ़ा के खुद उसके कॉन्सेप्ट्स और रिफाइन हो जाते हैं। एज वी से टीचिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग। साथ में इन बच्चों के लिए क्या है, कम से कम 5 से 8 राउंड्स ऑफ रिवीजन एंड टेस्टिंग हो जानी चाहिए। जैसे मैंने पहले दिखाया, चैप्टर टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, मॉक एग्जाम्स, ये सब करेंगे तो 6 to 8 टेस्ट आसानी से हो जाते हैं। सो अगर इन बच्चों ने उतनी टेस्टिंग की प्रैक्टिस हो गई है तो दे आर ऑल सेट टू डू वेल इन दी बोर्ड एग्जाम्स। मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिल्कुल सेट हो गया बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करने के लिए। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए। हाँ, आप सबको स्पोर्ट्स, आई एम श्योर स्पोर्ट्स देखते भी होंगे, खेलते भी होंगे, और क्रिकेट सबको अच्छा भी लगता होगा। तो एक कोट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स। तो ये कौन सा क्रिकेटर कहता है, उसके इंटरव्यूज में, उसके आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा ये उल्लेख होता है इस वाले कोटेशन का। अ, आप अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि कौन सा क्रिकेटर है जिसके इंटरव्यूज में इस
कोटेशन का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है। दैट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट्स। क्विकली चैट बॉक्स में लिखें। एक सर ने लिखा है सचिन। प्लीज और लोग भी आंसर करें। एक सर ने लिखा है धोनी, धोनी, MS धोनी, सचिन, सचिन, धोनी, विराट कोहली। राइट। तो मैं सस्पेंस एंड करता हूँ। आंसर है MS धोनी। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कप्तान MS धोनी। उनके इंटरव्यूज में हमेशा ये उल्लेख आता है कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका प्रोसेस सही है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो अगर हमें कोई भी चीज सॉल्व करनी है तो हमारे प्रोसेसेस को हमको देखना चाहिए कि हम हमारा प्रोसेस क्या है। क्या वो प्रोसेस सही है, क्या हम उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे विदाउट फेल। नहीं, तो जो मैंने अभी तक बात की है ना, एकेडमिक प्लानिंग की, पीरियड्स एलोकेट करने के बाद टेस्टिंग रूटीन होने की, टेस्टिंग रूटीन के साथ अलग अलग बच्चों को सपोर्ट हम कैसे दे रहे हैं, ये सब प्लानिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन है। राइट। अगर ये चीज आपने अपने स्कूल में सॉल्व कर ली है, अच्छे से कर ली है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 16 बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में आए हैं, मतलब 16 बच्चों ने 100/100 स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम्स में किसी एक सब्जेक्ट में। और उनको इस चीज के लिए CBSE से प्रतिष्ठित मिस्टीरियस मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो CBSE में क्या होता है, हर साल जो टॉप 0.1% बच्चे होते हैं, जिनके स्कोर्स आए होते हैं, उनको स्पेशल मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है CBSE से। राइट। सो ये बच्चे उन मेरिट सर्टिफिकेट के हकदार बने, ये 16 बच्चे। मतलब ये निश्चित है, क्योंकि 100/100 आया है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके 98, 99 आए होंगे, उनको भी मेरिट सर्टिफिकेट मिलने वाला होगा, बट दीज आर लाइक 100% श्योर वाले मेरिट सर्टिफिकेट्स। या अब एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10% बच्चे हमारे 90% से ज्यादा स्कोर किए हैं। और डेटा हमको बताता है कि ये 10% बच्चों में क्या विशेषता थी। इन 10% बच्चों की विशेषता ये थी कि इन्होंने, जो हमने मॉक एग्जाम्स लिखे हैं, दिए हैं स्कूल्स को हमारी तरफ से बना के, इन्होंने तीनों के तीनों पेपर किए हैं। राइट। और जिन बच्चों ने नहीं किए, उसका अगर हम डेटा देखें, तो जिन स्कूल्स में बच्चों ने सारे मॉक एग्जाम्स लिखे, वहां पे 13% बच्चे टॉपर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, विच इज मोर देन 90%। और जहाँ पे उन्होंने एक भी मॉक मिस कर दिया, वहां पे टॉपर्स की परसेंटेज सिर्फ 4% है। राइट। सो आप देख सकते हैं कि जो हम मॉक एग्जाम स्कूल्स को देते हैं, जहाँ पे भी उसको अच्छे से फॉलो करा रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्टर करा रहे हैं, वहाँ पे ब्रिलियंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। साथ में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, एकेडमिकली ब्राइट बच्चे हैं, उनके लिए इस साल हमने सुपरिटेंडेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसमें हम उनको लीड के द्वारा जो टॉप एजुकेशनिस्ट हैं, टॉप ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे पढ़वा रहे हैं। एंड आइडिया इज कि वी आर एबल टू गिव मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम दी स्कूल्स हु हैव पार्टनर्ड विद अस। राइट। कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे लीड स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ दी बच्चे हम कंट्री में दिखा पाए कि हमारे स्कूल पे भी ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि कंपेरेबल हैं किसी भी मेट्रो सिटी में पढ़ते हुए बच्चे से। एंड एज आई सेड, गोल इज कि दी स्टूडेंट्स कम इन द टॉप 0.1% इन दी बोर्ड एग्जाम्स, और उनको CBSE से मेरिट सर्टिफिकेट मिले। राइट। तो ये एक सुपरिटेंडेंट तरह का प्रोग्राम भी आप लोग अपने बच्चों के लिए रन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कुछ स्कूल्स में होते हैं 300-400 बच्चे, राइट, अगर आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है, तो इतने सारे बच्चे हैं, एनरोलमेंट्स हैं, तो आप सुपरिटेंडेंट टाइप का प्रोग्राम भी, डेडिकेटेड प्रोग्राम इन बच्चों के लिए रन कर सकते हैं। सो दैट इससे क्या होता है, उनको उनके लेवल की जो प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेटेड टाइम चाहिए, वो उनको कंटेंट मिल रहा है। वरना क्या होता है, अगर आप सारे बच्चों को एक ही जैसी वर्कशीट देंगे,
जिसमें बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है या बहुत सारे टफ क्वेश्चन है, तो उन बच्चों के लिए वो इरेलीवेंट बन जाती है। तो बच्चा जिस कैटेगरी में है करेंटली, उसको उस कैटेगरी का कंटेंट और उससे थोड़ा सा टफर कंटेंट देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो हमको बीएड जब हम लोग करते पढ़ाया जाता है कि हमेशा बच्चों को कंटेंट उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सर्व करना चाहिए, जो उनको करेंटली आता है वो, प्लस उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, राइट। बट अगर आप बहुत डिफिकल्ट देंगे तो बच्चा हताश हो जाएगा, उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द सुपर 100 प्रोग्राम इज फॉर अस, कि हम बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स उपलब्ध कराते हैं, उनको हाई रिगर क्वेश्चंस, एडवांस लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट रहता है, इंडिविजुअल डिटेल्ड फीडबैक बच्चों को दिया जाता है, जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेस उनके साथ डिस्कस करके हम बताते हैं क्या चीज़ आपको वर्कआउट करनी है, क्या चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू करिए अच्छा करना, राइट। And that is how you get some of the toppers in your board exams. So coming to the last bit, कि लीड का हाई स्कूल प्रोग्राम क्या करता है, और जो मैंने जो प्रोसेसेस बताए वो हम कैसे स्कूल्स को ऑफर करते हैं, एंड साथ में उस प्रोसेस के साथ जो कंटेंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि टीचर आपने बता दिया क्लासेस इतनी होनी चाहिए, टेस्ट इतनी बार होने चाहिए, बट टेस्ट कराने के लिए टेस्ट पेपर कौन सा कैसा होना चाहिए, हाँ टेस्ट उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आने चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आने चाहिए, वो भी एक टीचर के ऊपर लोड होता है। तो जब हम लीड स्कूल्स की बात करते हैं तो हम आपको स्कूल्स को हमारी तरफ से बनाए हुए असेसमेंट पेपर्स देते हैं, जो कि चैप्टर टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर्स, वो सब हम हमारे तरफ से बना के देते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड रिसर्च की टीम है जो ये पेपर्स बनाती है, पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके, लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को देख के, बोर्ड के पैटर्न में बदलाव को देखते हुए, जो भी जिस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, ये टीम डेडिकेटेडली उसके ऊपर वर्क करती है, राइट। तो अगर हम देखें तो हम स्टूडेंट्स को क्या देते हैं हमारी साइड से, हम उनको एक अचीवर बुक और वर्कबुक देते हैं, जिसका काम है कि सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब में जो कॉन्सेप्ट्स कम अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं, कम उनके ऊपर एम्फेसिस है या गैप्स हैं पढ़ाने में, उसको हम हमारी बुक के थ्रू ब्रिज करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके दिए होते हैं। साथ में हम एक वर्कबुक देते हैं जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो करीब करीब अगर मैं बोलूँ तो हमारी बुक्स दोनों मिला लें तो हर चैप्टर में आपको 200 जैसे प्रश्न मिल जाते हैं, 150 से 200, एंड देन बच्चों को हम असेसमेंट देते हैं तो उसमें और उनको एडिशनल 30-40 सवाल मिल जाते हैं। तो ओवरऑल वी से कि कोई भी बच्चा जो हमारे बुक्स और असेसमेंट्स टेस्ट दे रहा है, उसको 200 से 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर आसानी से प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, एंड विच इज मोर देन सफिशिएंट टू डू वेल इन दी बोर्ड एग्जाम्स। फिर चैप्टर असेसमेंट जैसे मैंने बोला है, पीरियोडिक असेसमेंट 3 देते हैं, बोर्ड बोलता है 2 ही करो, हम बोलते हैं कि आप 3 करिए, जिससे रिविजन बना रहे और चैप्टर्स छोटी छोटी मात्रा में बच्चे रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। एंड फिर बच्चों के लिए हम स्पेशल बोर्ड वेबिनार्स करते हैं कि अ, हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, उसके ऊपर बच्चों के लिए वेबिनार्स करते हैं। टीचर्स की अगर बात करें तो जो मैंने एकेडमिक प्लान आपको स्टार्टिंग में दिखाया है वो हम टीचर्स को बना के देते हैं, सारे पेपर्स, टेस्ट पेपर सब उनको बना के देते हैं, उनको अलग से ढूंढना नहीं पड़ता है सवालों के लिए, कि कहाँ से सवाल लूँ, कैसे सवाल लूँ, वो हम ऑलरेडी बना के देते हैं। साथ में टीचर्स के लिए टीचर डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होती हैं, जो कि यहाँ पे TDW के रूप में लिखा हुआ है, उनके लिए ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस होते हैं। और ये जो गाइडेंस वेबिनार सेशंस हैं, ये ऐसे पूर्व अध्यापकों से, प्रिंसिपल से कराते हैं जिनको CBSE स्कूल्स में काफ़ी सालों का अनुभव है, 10-15 साल का अनुभव रहा होता है, इस औहदे और एक्सपीरियंस के लोगों से हम कराते हैं। और अगर मैं स्कूल ओनर्स की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी स्कूल की ब्रांड उनकी लोकेलिटी, उनकी सिटी में स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो, राइट। एंड हमारे बोर्ड के
जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो सपोर्ट हम देते हैं आपको, वो उसकी मतलब वो आपको स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगा। साथ में हमारी तरफ से एकेडमिक एक्सीलेंस कोचेस होते हैं जो आपके स्कूल्स को साल में 4 बार विजिट करते हैं, ग्रेड 10 के लिए डेडिकेटेड टाइम देते हैं, और आपके साथ स्कूल ओनर्स के साथ एक मंथली ग्रेड 10 की रिपोर्ट देते हैं कि सिलेबस कवरेज कैसा चल रहा है, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये विवरण हम प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे वो कोई भी करेक्टिव एक्शन प्लान करना है तो प्लान कर सकते हैं स्कूल में, राइट? So this is what the lead high school program looks like and what it offers to student teachers and the school management. If you have any questions on this, आप chat box में लिख सकते हैं. We are towards the end of the webinar. कुछ भी questions हैं, ये screen पे एक number है, आप inquiries के लिए यहाँ पे phone कर सकते हैं. Chat box में कुछ question है तो वो लिख दीजिए, मैं उसको आंसर करता हूँ, अगले 5-10 मिनट हम उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं।